नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका क्या वास्ता है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खासो हम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो। और ये सभी खबरें आपको जानना है और इन तमाम बड़ी खबरों के साथ उत्तराखंड से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मनीष कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं उत्तराखंड का रुख करूंगा। दीपक शर्मा जी, उत्तराखंड की वो खास सुर्खियां, खास खबर क्या है जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी है? जी बिल्कुल। जो महेंद्र भट्ट हैं वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने भट्ट को राज्यसभा के लिए निर्वाचन होने पर बधाई दी है। राज्यसभा में कोई प्रत्याशी न होने की वजह से मंगलवार को नाम वापसी का समय पूरा होने के बाद उनको निर्वाचन कर दिया गया। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष भट्ट को उम्मीदवार बनाया था। जी जो कोई इनके अलावा कोई नामांकन न होने के वजह से उन्हें जो है निर्वाचित कर दिया गया। जी अब बात करते हैं काशीपुर की। जी कोतवाली कासपुर में मलखाने से 12,48,000 रुपए गायब हो गए हैं। 2017 में हत्या के एक मामले में आरोपी के पास से पुलिस ने ये राशि जब्त की थी। जी जांच के बाद मामले में एसएसआई ने मलखाना मोहरिर, रिटायर्ड मलखाना मोहरिर अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जी एसआई प्रदीप मिश्रा ने तहरीर देकर कहा कि मलखाने में रखी 12,48,000 रुपए की जो नकदी है समृद्धि चोरी हो जाने के बाद जो है उसकी एक तहरीर काशीपुर कोतवाली में दे दी गई है। जी वहीं जांच के बाद जो उसमें जांच की गई है, जांच के बाद कोतवाली में तैनात मलखाना मोहरिर हेड कांस्टेबल महेश पंत, जी रिटायर्ड मलखाना मोहरिर अपर निरीक्षक सुरेश कुमार, मुंशी कांस्टेबल कुशाल सिंह पर राशि को गायब करने का संदेह है। जी अब बात करते हैं चार धाम के श्रद्धालुओं को मिलेगा दूध लस्सी का आनंद। अब चार धाम यात्रा में स्थानीय दूध उत्पाद आंचल डेयरी ने दूध लस्सी आइसक्रीम का स्वाद लेने लोगों को श्रद्धालुओं को स्वाद देने के लिए चार धाम यात्रा में कैफे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके बाद जो कैफे होंगे उस जगह को जब बर्फबारी हल्की हो जाएगी उसके बाद जो है उस जगह पर जो है ये कैफे बनाया जाएगा जिसमें दूध लस्सी आइसक्रीम जैसी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। जी अब बात करते हैं लाल कुआं से अमृत ट्रेन को। जो लाल कुआं से अमृतसर है ट्रेन को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने 2 दिसंबर को रेल मंत्री को पत्र भेजा था। लंबे से चले आ रहे इस मांग को जो रेल मंत्री है उन्होंने जो है इसको हरी झंडी दिखा दी है। जी सबसे बड़ी बात ये रहेगी ट्रेन को चालू होने के बाद जो व्यापारिक उत्तराखंड में जो व्यापार है जी जिनको जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा लोगों को करना पड़ता था, अब ट्रेन अमृतसर जब ट्रेन जाएगी तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को इसका बहुत लाभ तो होगा। जी बात करें चार धाम की, चार धाम के बाद मौसम जो परसों जो मौसम ने करवट ली थी, जो मौसम विभाग की जो छठे के अनुमान था उसके बावजूद जो है कहीं बूंदाबांदी और बर्फबारी देखने को मिली थी। जी जी बिल्कुल। देखिए दीपक शर्मा जी, एक खबर ये भी ट्रेंडिंग में रही है कि उत्तराखंड से कल जो कैबिनेट थी धामी सरकार की, सभी कैबिनेट ने सीएम के साथ में अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अब ये खबर बन रही है, कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि श्री राम सरकार को जो है सद्बुद्धि दे, चूंकि जो उत्तराखंड के जो इष्ट देवी देवताओं के मंदिर है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और सुध नहीं ले रही है। ये करण महाराज ने बयान दिया है जो आज सुर्खियों में बना हुआ है। क्या है इस पूरी खबर की पड़ताल? जी बिल्कुल। जो उत्तराखंड की जो कैबिनेट है वो जो अयोध्या के निकली हुई थी, जो रामलला के दर्शन करने के लिए लोग सब मंत्रिमंडल के लोग पहुंचे हुए थे। जी वही जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो एक जिसे कहेंगे एक हमला बोलते हुए कहा है कि जब उत्तराखंड में चारों धाम है उसके बाद क्योंकि आप एक चुनावी जो लोकसभा चुनाव है इसको देखते हुए आप एक रामलला जिसको भाजपा ने चुनावी मुद्दा बनाया, तो जो करण मेहरा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चार धाम यात्रा तो आपके यहाँ भी, आप यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं, मगर जो बीजेपी ने जो एक पूरे देश में जो राम को लेकर के जो एक
राम सबके लिए है, जी मेरा ने कहा कि राम सबके लिए, मगर बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को जो है एक चुनावी रूप में करके दिखाया है। तो जो करण मेहरा उन्होंने साफ तौर कहा था कि जो जो भाजपा सरकार है उत्तराखंड की, जो है उन्हें सद्बुद्धि देगी। जी बिल्कुल ठीक है। तो मध्य प्रदेश से तमाम बड़ी खबरों को लेकर, तमाम बड़ी अपडेट को लेकर मनीष कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मनीष कुमार जी के पास में आना चाहूंगा। मनीष जी ये बताइए, आज मध्य प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो हर खास आवाम के बीच में चर्चा का विषय बनी है? जी मनीष जी, आज तो सियासत को लेके अभी जो खबरें हैं वो चल रही हैं कांग्रेस में, बीजेपी जी में। जी और दूसरी चीज है कि एक खबर इंदौर से भी है जहाँ बेदनाग में घटना सामने आई है जो मायावती को जलने की है। जी तो मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस से कि कांग्रेस में जो 4 दिन पहले जो बातें चल रही थी कमलनाथ को लेके, वो आजकल 2 दिन पहले साफ हो गई, यानी कि कल मंगलवार को साफ हो गई आजकल जी कि उन्होंने कहा कि नहीं अब वो कांग्रेस में ही रहेंगे। उसके बाद से अब जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि 400 पार का नारा उन्होंने दिया है इस बार, उसको कांग्रेस किस तरह से उसको देख रही है, लोकसभा चुनाव में आदमी किस तरह की रणनीति बना रही है, किस तरह की तैयारी कर रही है। जी तो कल ऐसा बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला कि जीतू पटवारी, कमलनाथ और बच्चों के कमलनाथ जुड़े थे और दिग्गज नेता वहां पे उपस्थित थे, जिन्होंने प्लान बनाया कि सिंगल नेम 2+2 इस तरह की लेके दावेदारी की जा रही है, इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। जी एक अभी भी इनमें कहीं ना कहीं से मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है कांग्रेस में, क्योंकि वो पूरी तरह साफ नहीं हो पा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर कि उनके पास क्या रणनीति है। अभी भी उनके पास जमीन प्रॉपर नहीं है। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी हर तरह से अपने आप को मजबूत दिखा रही है। जैसे कि आज जैसे कि मध्य प्रदेश में बात करें तो 29 सीटें, 28 सीटें बीजेपी के पास है। उसी तरह छिंदवाड़ा में जो कि कांग्रेस का लड़ रहा है, जी वहाँ अब वो नई रणनीति के साथ वो, जैसे कि पहले देखा गया था पूर्व सीएम जो शिवराज सिंह चौहान थे और सीएम मोदी जी, उन्होंने छिंदवाड़ा के कई बार दौरे किए। उसके बाद आज मोहन यादव का भी वहाँ पे दौरा है, जी क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह की कांग्रेस का लड़ रहा है जी उसको कहीं ना कहीं से उसको दिखाने के लिए, अपना चिन्ह के लिए, मत जमाने के लिए वहाँ आप जी बिल्कुल मनीष लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस का किला ढहाने के लिए, कांग्रेस के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी तमाम प्रकार के जो हथकंडे अपना रही है, तमाम प्रकार की कोशिशें कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस में ये आम सहमति नहीं बन पा रही है कि टिकट किसको दें किसको नहीं दें। कुछ सीटों पर सिंगल नाम चल रहे हैं और कुछ सीटों पर दो दो नामों की भी चर्चा है कि यहाँ पर दो व्यक्तियों ने अपने प्रस्ताव दिए हैं कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का अगर यही हाल देखें तो बीजेपी में बिल्कुल सिंगल नेम है और बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्हीं व्यक्ति को हम चुनावी मैदान में उतारेंगे और यही व्यक्ति आम चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ सीटों की अगर बात करें तो 6 सीटों पर सिंगल नाम है और कुछ 14 सीटें हैं जिन पर दो दो नाम चल रहे हैं। इंदौर और सतना की सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्या कारण है कि कांग्रेस में अभी तक ये सहमति ही नहीं है कि किसको टिकट दें और किसको टिकट ना दें? तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अभी ये बिल्कुल अपने में ही इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया 2+2 का नाम है, सिंगल नाम को लेकर चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है कि ये मतलब किसको टिकट देना चाहते हैं, कहाँ उनको भेजना चाहते हैं। अभी इनमें बहुत सारे मतभेद अभी चल रहे हैं, तो ये बहुत साफ नहीं हो पाया। जिस तरह की बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नहीं हमारे सीटें तो ये जाएंगे, उस तरह से अभी कांग्रेस ने इसको साफ नहीं किया है। जी और एक बड़ी बात जी बीजेपी की बात चल रही है तो बीजेपी का तो बिल्कुल 400 प्लस का लक्ष्य है, लेकिन ये एक जादुई आंकड़ा है या सिर्फ सियासी गुणागणित है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप अपनी बात पूरी करें मनीष जी। देखिए, ये बीजेपी तो शुरू से ही प्लान के साथ काम करती है जी, लेकिन अगर बात करें कि जिस तरह 400 पार का नारा दे रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास प्लान है। जैसे कि आज सीएम मोहन यादव जा रहे हैं, छिंदवाड़ा जा रहे हैं, वहाँ पे रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और क्या माना कि वो उनके पास है कि छिंदवाड़ा के लोगों को कैसे वो कन्विंस करता है, नई चीजें देता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, छिंदवाड़ा पर नजर काफी समय से है। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे, नतीजे आए, नतीजों के बाद में जस्ट जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है वो
छिंदवाड़ा के दौरे पर निकले, वहां पर रोड शो किया, रैलियां की, जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब छिंदवाड़ा कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ बनने जा रही है और अब बीजेपी भी तमाम प्रकार की कोशिशें कर रही है और उसी का अब ये नतीजा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वहां पर बड़ी सभा करने जा रहे हैं और रैली को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे। ये तमाम जो शो है वो आम चुनाव को लेकर ही, लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। तो ठीक है मनीष, आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। मैं उत्तराखंड का रुख करूंगा दोबारा। दीपक शर्मा जी, उत्तराखंड में जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला, कुछ इलाकों में बारिश हुई, कुछ इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिली है, इसको लेकर के क्या अपडेट है, दर्शकों को बताएं। जी, जिस तरीके से 2 से 3 दिन तक जो बादल छाए हुए थे उत्तराखंड में, बात करें मैदानी क्षेत्रों में तो यहाँ बादल छाए हुए थे। बात करें जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जोशीमठ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो इस तरफ हम देखें तो जो कल के मौसम की वजह करें, कल तक के मौसम की वजह की बात करें तो 2 दिन पहले हुई बारिश से जो है बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी के बाद से जो है मौसम बहुत ठंडा हो गया था। बात करें मैदानी क्षेत्रों में तो मैदानी क्षेत्रों में कल के बाद से जो है कभी बादल छा रहे हैं, रात को हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो मौसम की बात करें तो मौसम में जो बीच में अभी 2 से 4 दिन पहले की बात करें तो एक मौसम में एक मौसम शुष्क हो गया था, एक गर्मी जैसी फरवरी में देखने को मिलने की, मगर पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद से जो मैदानी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के अपेक्षा जो है यहाँ पे मौसम में बहुत ठंडक लोगों को महसूस करनी पड़ रही है। तो ठंड की बात करें तो सुबह शाम की ठंड है, दोपहर में धूप निकल जाती है, जिससे लोगों को जो है वो कम होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अब चूंकि दीपक जी, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये चर्चा हमने की, मनीष जी ने तमाम बड़ी अपडेट को बताई। मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर की बीजेपी और कांग्रेस में किस प्रकार की तैयारियां चल रही है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर चल रही है कि बीजेपी तो तैयारियों में लगातार जुटी हुई है और कांग्रेस के जो नेता है वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं। मसलन हरीश रावत अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं और प्रीतम और हरक सिंह जैसे नेता अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने या चुनाव से पीछे हटने के कारण क्या हो सकते हैं? क्या इनको लगता है कि कांग्रेस अब उत्तराखंड से बिल्कुल साफ होने वाली है या कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी? क्या कुछ हो सकता है? जिस तरीके से बात करके एक जो तिथि है लोकसभा चुनाव की ऐलान होना बाकी रह गया है, 4 तारीख के लिए एक डेट आनी बाकी रह गई है। बात करें भाजपा तो भाजपा लगातार जो भाजपा की सरकार है यहाँ पर, तो भाजपा जो है अपनी जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिराने का काम कर रही है। वही जो कांग्रेस है उसमें आपसे देखती नजर आ रही है, गुटबाजी होती नजर आ रही है। बात करें हरीश रावत अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं। बात करें जो कांग्रेस है, कांग्रेसी है, कांग्रेस में जो आपके कई नेता ऐसे हैं जो अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। तो कुछ जो लगातार जो टिकट मांग रहे हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो नेता है अपने अपने पुत्र के लिए टिकट मांगेंगे तो कांग्रेस के नेता वो नहीं है कि सबको टिकट दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में जो लोकसभा तैयारी की बात करें तो तैयारी नहीं कही जाएगी, क्योंकि जब अभी टिकट को लेकर एक घमासान मचा हुआ है। तो बिल्कुल, और इसकी वानगी इस तरह से देखने को मिल रही है कि वहां पर एक सीटों पर 4 से 5 दावेदार है, 4 से 5 नाम आ रहे हैं। आम सहमति ही नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वही स्थिति हमको उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। आम सहमति ही नहीं बन पा रही है, किसको टिकट दें, कौन चुनाव लड़ेगा। दीपक जी बिल्कुल, जैसे नैनीताल लोकसभा सीट है, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाली पहाड़ी क्षेत्रों में सीट है, तो कई जो कांग्रेसी नेता है वो अपने लिए अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं, दूसरा जो नेता है वो अपने लिए टिकट मांग रहा है। तो लगातार अभी टिकटों को लेकर जो आपसी घमासान, चाहे वो दिल्ली की दौड़ हो चाहे वो देहरादून की दौड़ हो, जो अपने जो संबंधित नेता हैं, बड़े उच्च स्तरीय नेता हैं, वो जाकर जो अपना पक्ष दिल्ली में जाकर रख रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, केंद्रीय नेतृत्व हो। तो जो तैयारी एक समय होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जो भाजपा है देखिए, चुनाव लड़ने का एक उत्साह होता है,
पार्टियों में भी होता है, नेताओं में भी होता है, कार्यकर्ताओं में भी होता है, हर जगह एक उत्साह रहता है। जिस प्रकार से हमने उत्साह देखा बीजेपी में, बीजेपी केंद्र की और राज्य सरकार की जो तमाम योजना है उनके बूते पर आम जनता के बीच में जा रही है, जनता को ये समझा रही है कि हमने इन इन मुद्दों पर हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और उस घोषणा पत्र के जरिए हम काम कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ हम आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता को सीधा लाभ मिले इसके लिए हम काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं। ये जो तमाम काम है, तमाम बातें हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो जनता तक इस बात को लेकर जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की कुछ खास तैयारियां नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के नेता ही आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने चुनाव से दूरियां बना ली है, मसलन हम यशपाल आर की बात करें, मसलन हम हरीश रावत की बात करें, और भी ऐसे कई नाम हैं जो चुनाव से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अगर बड़े ही नेता चुनाव से पीछे हट जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में कहां से उत्साह बनेगा, कहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर होगी, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल जी, भाजपा में अपना कॉन्फिडेंस बना हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने लगातार 4 से 5 से पहले भी सरकार रही है, अभिषेक धामी द्वारा और बूथ कार्यकर्ता हो चाहे एक उच्च कार्यकर्ता हो, छोटे से बड़ा हो, तो वो सरकार की उपलब्धि करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं कि सरकार की जो उपलब्धि है उसे बताने का काम कर रहे हैं। बात करें जो कांग्रेस है, कांग्रेस में अभी उनकी आपसी पोटी खत्म होने को नहीं आई है, जब टिकट को लेकर भागते नजर आ रहे हैं। एक जो सीट है उस पर लगातार अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है, अगर टिकट जब भी किसी को मिलेगा, ये तो अभी देखने वाली बात होगी किसको टिकट मिलेगा, मगर इसी तरीके से अगर इनकी तैयारियां इस तरह की रहेंगी तो मुझे लगता है कि भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है यहाँ पर। तो साफ तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है, हरीश रावत की बात करें, हरीश रावत ने इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी मांगों पर ही विधायकों को टिकट दिए गए थे, मगर पार्टी को बहुत बड़ी एक हार का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर हरीश रावत अपनी एक जिद बनाकर बैठे हुए हैं कि भाई इन प्रत्याशियों को टिकट मिलना चाहिए। हरीश रावत है वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर जो हरीश रावत है, अगर फिर उनके कहने पर अगर इस बार फिर केंद्रीय नेतृत्व टिकट देता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होगा। और अभी जो पार्टी है वो कहीं भी बूथ स्तर से लेकर बड़े लोगों के बीच में जाती नजर नहीं आ रही है। तो साफ तौर पर जो गुटबाजी है आपके नेताओं की, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो यशपाल आर्य हो, वीरभद्र सिंह हो, तो जो अपने अपने पुत्र के लिए अपने पुत्र के लिए टिकट मांगते नजर आ रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प एक मानेंगे कि लोकसभा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी नैया दीपक, बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव में दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिलेगी, दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा, चूंकि जो बड़े नेता है वो चुनाव से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि शायद पार्टी में आम सहमति नहीं बन पा रही है। पार्टी ने तो ये भी फैसला किया है कि अब हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे के आधार पर जिन नेताओं के नाम सामने निकल कर आएंगे, चाहे वो युवा नेता हो चाहे वरिष्ठ नेता हो, जिनके भी नाम सामने निकल कर आएंगे उनको टिकट दिया जाएगा। क्योंकि अब पार्टी ने ये सर्वे का निर्णय भी ऐसे समय पर लिया है जब एक सीट पर 4 से 5 नाम चल रहे हैं। चलिए ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मनीष जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर, ठीक उसी तरह की तैयारी भी, उसी तरह की तस्वीरें भी मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। जो डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने भी हॉस्पिटल को लेकर छिंदवाड़ा में कई बड़ी घोषणा की है। क्योंकि अब छिंदवाड़ा एक ऐसा हॉट सीट बन चुकी है जिस पर पूरी प्रदेश की नजर है, क्योंकि बीजेपी जिस अभियान के साथ में छिंदवाड़ा पर नजर गाड़े हुए हैं उससे ये तो बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस सीट को भी अपने खाते में लाने की जुगत में है और पुरजोर कोशिश भी कर रही है। मनीष जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि वो छिंदवाड़ा एक बार वो खड़ा नहीं चाहती है बीजेपी, वो हर तरह से हर चीज को मतलब कि वहाँ के लोगों को निभाने के लिए हर चीज से वो बिल्कुल तैयार होना चाहती है। जैसे कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने वहाँ पे ऐलान किया है कि हम एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जी, और ऐलान ये भी किया है कि 20 शहर के हम हॉस्पिटल बनाएंगे। अगर वहाँ कोई इंजरी होती है, कोई अगर ऐसी घटना घटती है जिसको लेके हमें भोपाल या इंदौर में आना पड़े, तो वहाँ उन्होंने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की बात की है और आगे कहा है कि हम बहुत जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे जी। लेकिन एयर एम्बुलेंस की जो बातें कही जा रही है वो छिंदवाड़ा को लेकर की इसलिए कही जा रही है क्योंकि छिंदवाड़ा की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में है और ये सीट अब हॉट सीट बन चुकी है, चूंकि सभी की नजरें इस पर है। लेकिन उन 28 सीटों का क्या, जिन 28 सीटों पर बीजेपी पहले से ही काबिज है,
क्या वहां की जनता भी इस प्रकार की सौगातें उन जनता को देंगी? बड़ा सवाल ये है मनीष। जी, बड़ा सवाल बिल्कुल आपका है, क्योंकि अगर आप एक जगह कुछ नई चीजों को करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उस जनता को भी बिल्कुल महरूम रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो जनता भी उनसे उम्मीद करती है कि किस तरह की सुविधाएं अगर आप उन्हें घरों में देना चाहते हैं, सुविधाएं देना चाहते हैं, तो इस तरह की कहीं ना कहीं जहाँ उनकी सरकार है और वहाँ भी इस तरह की उनको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तो उनके लिए भी अपना कुछ उनके पास स्ट्रेटेजी प्लान है, लेकिन अभी फिलहाल इस पे उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। जी बिल्कुल, वहां पर जब प्लान ए कारगर साबित नहीं हुआ तो अब बीजेपी प्लान बी के साथ में छिंदवाड़ा में उतरने की तैयारी है। प्लान ए ये था कि किसी भी प्रकार से नकुलनाथ और कमलनाथ को बीजेपी में शामिल किया जाए। अब जो ऑपरेशन था बीजेपी का फेल हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। ए ने काम नहीं किया तो अब बी प्लान पर बीजेपी काम कर रही है। बी प्लान यही है कि किसी भी तरीके से जनता को ये समझाया जाए कि वहां पर केंद्र सरकार की योजना ने किस प्रकार की जनता का विकास किया है, राज्य सरकार की योजनाओं ने जनता का किस प्रकार से वहां पर विकास किया है। विकास के नाम पर, नेताओं के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर अब बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ेगी और इन्हीं मसलों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। ठीक है मनीष, ये तमाम जानकारी देने के लिए अंत में आपसे यही जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का मौसम आज कैसा रहने वाला है, बताइए। जी, मध्य प्रदेश का मौसम बिल्कुल सही है, साफ रहने वाला है। कहीं कहीं पे इसके अलावा के जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इंदौर, भोपाल जैसे और आसपास के जिलों का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और मौसम में ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए ठीक है मनीष, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड से दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। दीपक जी, और कौन सी खबरें रह चुकी है जिन पर हमारी शायद नजर नहीं गई है, बताइए। बिल्कुल, हल्द्वानी में जो 8 फरवरी को कनपुरपुर में जो पूरा उपद्रवी द्वारा पूरा मामला हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, अब धीरे धीरे जो कर्फ्यू में फूट की हल्की हल्की ढील देती देखने को मिल रही है। बात करें स्कूल कॉलेजों की, जो उसके साथ में जो अन्य जगह पर भी कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ पर जो स्थिति अब सामान्य हो गई है। धीरे धीरे जो कनपुरपुरा है वहाँ की स्थिति जो सामान्य होती नजर आ रही है। तो धीरे धीरे करके जो वहाँ का जो जनमानस है, आदमी जो है, जो कर्फ्यू के दौरान जो अपने घरों में बैठा, बात करिए तो कुछ परिवार था तो कर्फ्यू है, उसके बाद कई लोगों ने ऐसा पलायन कर दिया था। तो अब धीरे धीरे जो वहाँ पर जो है प्रशासन ने अब धीरे धीरे शुरू कर दी है मोबाइल जो इंटरनेट सेवा है और धीरे धीरे जो बहाल करनी शुरू कर दी है। वहाँ का जो एक माहौल था शांत होता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, दीपक शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, मनीष कुमार जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और तमाम वो बड़ी खबर बताने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो प्रेस वार्ता कार्यक्रम में हमने आपको वो खबरें बताई जो अखबार की दुनिया में हेडलाइंस बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड की और टेलीविजन की दुनिया में ये बहस का हिस्सा बनी है। इसी प्रकार की खबर हम आपको रोज बताते रहेंगे। तो फिलहाल देश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।